जय हिंद भाइयों। मैं सूबेदार रविशंकर, रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ज़्यादातर एक सर्विसमैन जो रिटायर्ड होते हैं वो बैंक की तरफ जाते हैं। बैंक प्रथम चॉइस रहती है। उसका कारण ये है कि हमें बैंक में एक तो एक सर्विसमैन कोटा मिलता है और उसके बाद पे प्रोटेक्शन मिलता है। तो इस वजह से ज़्यादातर सर्विसमैन बैंक में जाने की कोशिश करते हैं। तो मैं बैंक के बारे में आज कुछ जानकारी दूंगा आपको। ये मेरे बारे में है। आई एम रविशंकर, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी एज सूबेदार and presently serving in Indian Bank. I have taken volunteer retirement after the completion of my 23-year-and-a-half service and selected in Indian Bank. After my selection in bank, most of my colleagues show interest towards bank and ask me regarding the various aspect. जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ बैंक में तो बहुत सारे लोगों मेरे साथ के, क्योंकि मैं सर्वे ट्रेड से हूँ और इस ट्रेड की क्वालिफ़िकेशन है बीएससी और बीए विद मैथ। तो हमारे सभी साथी जो हमारे साथ वाले हैं, जो हमसे जूनियर हैं, सभी ग्रेजुएट ही भर्ती हुए हैं और सब ने मैथ पढ़ी हुई है। तो सबके अंदर एक इंटरेस्ट जगा कि यार हम कैसे इस पर अप्लाई कर सकते हैं या कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जब बहुत सारे हमारे कलीग्स ने ये बात पूछी हमसे तो हमने बताया जितना हो सकता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक ऑर्गेनाइज वे पे मैं एक प्रेजेंटेशन बनाता हूँ और उसके ऊपर एक वीडियो बना के प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं सभी लोगों को ये जानकारी प्रोवाइड करूँ। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जिससे हमारे मैक्सिमम भाइयों के डाउट्स क्लियर हो जाएं। फिर भी अगर किसी का डाउट्स रह जाता है तो आप इस वीडियो में कमेंट करें और मैं उसका जवाब दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सही जानकारी प्रोवाइड की जाए। तो बैंक में क्या होता है कि ये जो देयर आर फॉलोइंग एग्जाम्स इन विच गेट पे प्रोटेक्शन। सबसे होता है आरबीआई असिस्टेंट, एसबीआई क्लर्क, आईपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, इंश्योरेंस एंड एक नाबार्ड होता है, उस पर भी हमें पे प्रोटेक्शन मिलता है। बट जो रेगुलर वैकेंसी निकलती हैं, जैसे कि अभी ये हो गया हमारा इंश्योरेंस सेक्टर में, इसमें काफ़ी लंबे समय से वैकेंसी आई नहीं, बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन उसकी वैकेंसी नहीं आई। तो जो रेगुलर वैकेंसी आती हैं, हर साल आती हैं, वो हमारी एसबीआई क्लर्क की आती हैं, आईबीपीएस क्लर्क की आती हैं और आरआरबी क्लर्क की आती हैं। तो ये 3 वैकेंसी रेगुलर आती हैं। इन्हीं 3 के बारे में हमने पूरा डिटेल में बताया कि इनका कैसे शुरुआत कैसे होती है इनके एग्ज़ाम की, और इसके बाद क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, प्री में क्या आता है, मेन में क्या आता है, उसके बारे में मैंने पूरा बताया। अगले वीडियो में जब मैं बनाऊंगा तो उसमें डिटेल सिलेबस बताऊंगा कि आपको कितना सिलेबस, क्या क्या पढ़ना होता है, क्या सिलेबस होता है, किस टाइप का पेपर आता है प्री और एग्ज़ाम का, प्री और मेन एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस रहता है उसके बारे में बनाएंगे। चलो आगे देखते हैं। तो ये है आईपीएस एंड आरआरबी का एक कैलेंडर जारी होता है। ये फिक्स है। बैंकिंग का सबसे अच्छा सिस्टम है कि उनकी डेट फिक्स है। एसबीआई छोड़ के, एसबीआई को बहुत सारे लोग सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि उसका कब नोटिफिकेशन आएगा, कब उसका एग्ज़ाम होगा, इस बारे में प्रेडिक्शन थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अभी मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आईपीएस आरआरबी का जो कैलेंडर है, ये फिक्स डेट में है। 15 या 16 जनवरी को रिलीज हो जाता है स्टार्टिंग में। और जो हम जिसके लिए एलिजिबल होते हैं इंडियन आर्मी में, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, हम जो एलिजिबल होते हैं वो क्लर्क कोटे के लिए एलिजिबल होते हैं, जिसे आईबीपीएस में अभी क्लर्क को बोला जाता है कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा जूम करके, ये यहाँ पे दिया है हमारा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होगा
IBPS का वो होगा 10 और 11 अक्टूबर 2026 को, और जो मेन एग्ज़ाम होगा वो 27 दिसंबर 2026 को। इस पर लिखा रहता है कि टेंटेटिव कैलेंडर है, बट बहुत ही रेयर केस में डेट चेंज होती है, नहीं तो डेफिनेट है कि इसी डेट में आपका एग्ज़ाम होगा, प्री और मेन। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसके फिक्स होने की वजह से, जैसे बैंक में, मैं चलो आगे बताता हूँ। उसके बाद आरआरबी क्लर्क, इसका हमारा जो प्री का एग्ज़ाम होगा इसको ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं। इसका प्री का एग्ज़ाम होगा 6, 12 एंड 13 दिसंबर 2026 को, और जो मेन का एग्ज़ाम होगा वो होगा 30 जनवरी 2027 को। तो ये जब प्री और मेन के बीच में इसमें भी काफ़ी गैप है, और जो प्री और मेन के बीच में IBPS में भी काफ़ी गैप है। तो ये कैलेंडर शुरू में ही IBPS की तरफ से जारी कर दिया जाता है, जिससे IBPS एक अच्छी संस्था मानी जाती है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, और शुरू में कैलेंडर जारी करती है, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं कि एग्ज़ाम उसी डेट को ही होता है। तो ये शुरुआत में ही डेट दे देते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे बैंक में होता है कि हम ऑन सर्विस भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस डेट को नोटिफिकेशन आता है उसके ठीक 1 साल बाद तक का हमें टाइम देते हैं कि अगर हम सर्विस में भी हैं और उसके बाद रिटायर हो सकते हैं, तो इसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है बैंकिंग में, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे सेक्टर हैं उनमें क्या होता है कि पहले रिटायर्ड होना चाहिए या NOC होनी चाहिए आपके हाथ में, तभी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन बैंक में ऐसा कुछ नहीं है, आप पहले अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल के अंदर अंदर एक डेट देते हैं, वो उस डेट के पहले आपका रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। तो ये IBPS का कैलेंडर निकाल दिया इन्होंने जनवरी शुरुआत में। उसके बाद ये आप यहाँ देख रहे होंगे SBI PO का, PO से हमें कोई लेने देना, तो SBI J मतलब जूनियर एसोसिएट्स, SBI जूनियर एसोसिएट्स ये क्लर्क होता है 2026-27। इसका प्री की जो डेट दी है, टेंटेटिव डेट है वो 27 सितंबर और 3 अक्टूबर, और जो मेन की डेट है वो 7 नवंबर है। ये जो इन्फॉर्मेशन है, एक आकाश जादव सर है मराठा के, मराठा लैंग्वेज के, और मैं लगभग 2-3 बार से उनको फॉलो कर रहा हूँ। एक्यूरेट डेट, खासकर वो SBI के मामले में उनकी नॉट टू नॉट डेट वही रहती है जो बताते हैं। कभी भी बताएं वो डेट कंफर्म होती, इसीलिए मैक्सिमम जब भी जैसे उनका आता है उसके बाद सभी यूट्यूब चैनलें बनाने लगते हैं कि इस डेट को एग्ज़ाम होगा, इस डेट को एग्ज़ाम होगा। तो आकाश यादव सर का ये बताया हुआ है कि SBI J का एग्ज़ाम जो होगा, SBI जूनियर एसोसिएट का, इस 2026 में 27 सितंबर को होगा, और 3 अक्टूबर का होगा प्री, और मेन 7 नवंबर को होगा। तो ये डेट काफ़ी प्रोमिनेंट मानी जा रही है, और इसको मान के चलते हैं कि इसी डेट में SBI का आएगा। तो ये इनके जो एग्ज़ाम डेट हैं, जब भी एग्ज़ाम डेट है तो इसके करीब 2 महीने पहले, 1 महीने रहता है कि हमें फॉर्म भरने के लिए टाइम मिलता है, उसके बाद 1 महीने बाद फिर प्री का एग्ज़ाम होता है। तो लगभग 1.5 से 2 महीने पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, डिटेल नोटिफिकेशन आता है। तो आप ये इससे प्लान कर सकते हैं, आपको जब नोटिफिकेशन डिटेल आएगा तो आप उस पर पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। इस टाइप का नोटिफिकेशन आता है, और नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल दी जाती है कि आपका जैसे नोटिफिकेशन आएगा, ये मैंने डाला है 2025 का, जिसमें कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो इसका देखो नोटिफिकेशन आया था 1 अगस्त को, और 21 अगस्त तक ये फॉर्म फिलिंग की डेट थी। पेमेंट का 1 अगस्त से 21 अगस्त तक ये था, और ये जो 21 अगस्त लास्ट डेट है इनकी, सेम नेक्स्ट ईयर 20 अगस्त 2026 तक हमारा डिस्चार्ज हो जाना चाहिए अगर हम ज्वाइन करना है तो। ये डेट देते हैं, तो ठीक 1 साल टाइम देता है IBPS। उसके बाद बीच में आप अब अगर सर्विस से रिटायर हो रहे हैं या डिस्चार्ज ले रहे हैं जो भी है, तो आप अगर 20 अगस्त के पहले पहले डिस्चार्ज हो रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। ये फॉर्म में हम डेट भरते हुए हैं, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें पूछेगा भी कि आपसे कब सर्विस से आप डिस्चार्ज हो रहे हैं। उसके बाद ये पूरी डिटेल देता है कि कब
प्राइमरी कब क्या कंडक्ट किया जाएगा, ये प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको चाहिए तो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग भी ले सकते हो उनसे। उसके बाद कब कॉल लेटर आएगा, किस महीने में एग्ज़ाम होगा, पूरा डिटेल लगभग देते हैं। एक सबसे अच्छी चीज़ होती है IBPS में कि आप अपनी लीव उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो आप अगर एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि इसमें एक ये होता है IBPS और RRB क्लर्क के लिए, इन दोनों के लिए होता है कि आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो उसी स्टेट में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। SBI में ऐसा कुछ नहीं है। SBI में आप कहीं भी एग्ज़ाम दे सकते हो, किसी स्टेट से अप्लाई करो एग्ज़ाम कहीं भी दे सकते हो। लेकिन IBPS और RRB ने ऐसा बना रखा है कि जिस स्टेट से अप्लाई करोगे उसी स्टेट में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और अभी तो लैंग्वेज टेस्ट भी होने लगा है, और अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हो तो आपको LPT लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना पड़ेगा, जो कि रिटेन में होने लगा है अभी। तो वो सब डिटेल बाद में बताएंगे, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है ये। उसके बाद ये है जैसे एज क्राइटेरिया। हमारा जो एज क्राइटेरिया होता है आप 4 नंबर पे देखिए, एक सर्विसमैन का और डिसेबल एक सर्विसमैन का क्या होता है, एक्चुअल पीरियड जो हमारा सर्विस का होता है वो रिड्यूस कर दिया जाता है और प्लस 3 इयर्स का एडिशनल हमें एडिशनल छूट दी जाती है। और सेम जो एक्स सर्विसमैन के केस में है उनको 8 साल की छूट दी जाती है। लेकिन इस पे एक लिमिट लगी होती है कि हमारी एज 50 ईयर्स के ऊपर नहीं होनी चाहिए। 50 ईयर्स अगर हमने क्रॉस कर लिया तो फिर हम एलिजिबल नहीं है, फिर हम बैंक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमें 50 ईयर के पहले पहले ही बैंक में ज्वाइन करना होता है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का आ गया। इस पे IBPS में एक रहता है कि कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट मांगते हैं। एक नॉर्मल सा सर्टिफिकेट होता है, कहीं से आप बना सकते हैं, वो चाहिए होता है। केवल IBPS में मांगते हैं और ना तो RRB में मांगते हैं ना SBI में मांगते हैं, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो ये एक सर्विसमैन कुछ तो होते हैं कि ग्रेजुएट भर्ती होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री से परसेंटेज की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्लरिकल कैडर में तीनों का सेम रहता है, SBI हो, IBPS हो या फिर RRB हो, तीनों में सेम रहता है। इनका कुछ भी नहीं रहता कि आप इस पे कोई परसेंटेज हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप जस्ट सिंपल क्वालिफाई होना चाहिए, डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और हमारे बहुत सारे एक्स सर्विसमैन भाई होते हैं जिनके पास के जो कक्षा 10 या 12वीं के बाद भर्ती हो जाते हैं, लेकिन बाद में ग्रेजुएशन कर लेते हैं या फिर कुछ नहीं करते, तो जब वो रिटायर्ड होते हैं तो उनको ग्रेजुएशन की इक्विवेलेंट डिग्री दी जाती है। ये है ना, जो हमारे क्वालिफिकेशन शुड बी मैट्रिकुलेट, जो मैट्रिकुलेट होते हैं एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑब्टाइंड द आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन करस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट इन नेवी एयरफोर्स आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड नॉट लेस देन 15 ईयर्स। जब हम 15 साल की सर्विस कर लेते हैं तो हमें क्या है, हम रिटायर्ड जाते हैं तो हमें ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। उसमें कोई परसेंटेज मेंशन नहीं होता, लेकिन वो हर एक में लागू होता है। हालांकि बैंकिंग में कोई परसेंटेज नहीं, लेकिन जब RBI की बात करते हैं तो उसमें परसेंटेज लागू होता है। लेकिन आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जितना भी परसेंटेज हो आप कर सकते हो। अगर हमें परसेंटेज लिखना पड़ता है तो हम 160% लिखते हैं उसमें। अब मैं बता रहा हूँ कि IBPS में क्लर्क की बात करते हैं सबसे पहले कि क्लर्क में 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक प्रीलिम्स होता है और एक मेंस होता है। प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है और रीजनिंग एबिलिटी होती है। 3 सब्जेक्ट होते हैं, तीनों के इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन। सेम मार्क्स होते हैं और टाइम 20-20 मिनट, 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है। ठीक है। स्टार मार्क्स मीन्स है कि आप ये ऑप्ट कर सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो या अपनी रीजनल लैंग्वेज में, जिसमें चाहो उसमें लिख सकते हो। आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे होगे, आपका एग्ज़ाम अगर आप यूपी से कर रहे हो आपका इंग्लिश और हिंदी में आएगा। आप पंजाब से कर रहे हो तो इंग्लिश और पंजाब लैंग्वेज में आएगा। इस टाइप से एग्ज़ाम आपकी एक रीजनल लैंग्वेज में आएगा और एक इंग्लिश में आएगा, तो आप जिसमें देना चाहें एग्ज़ाम दे सकते हैं। सेम वही मेन में भी होता है। मेन में एक सब्जेक्ट हमारा बढ़ जाता है, सेम इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी रहती है। मेन में एक सब्जेक्ट हमारा बढ़ जाता है, वो जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का होता है, बाकी सभी सेम रहता है।
तो ये हो गया IPPS का। इसके बाद हम चलते हैं SBI में। सॉरी, एक चीज़ और देख लेते हैं इस पर कि सेक्शनल कट ऑफ इन प्री एंड मेन बोथ। ये सेक्शनल कट ऑफ इसमें ज़रूर होती है। इस कट ऑफ के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये कि अगर आपको जैसे ओवरऑल कट ऑफ 50 नंबर गई, इंग्लिश की 10 नंबर गई, न्यूमेरिकल एबिलिटी की 12 नंबर गई, रीजनिंग की 13 नंबर गई, आपकी ओवरऑल कट ऑफ 50 गई, तो आप 60 नंबर भी लाएं, लेकिन आप किसी एक सेक्शन में, जैसे कि इंग्लिश में 10 नंबर हैं और 10 की जगह 9.75 नंबर आपके आते हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हो। आपके बेशक 60 नंबर हो, कोई मायने नहीं रखता। इसलिए इसमें सेक्शनल कट ऑफ का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल थोड़ी सी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। इसके बाद हमारा SBI क्लर्क आता है। SBI क्लर्क और IPS क्लर्क का जो प्री का है सेम होता है, मेन का भी सेम होता है। इसमें केवल ये टाइमिंग का चेंज किया गया है, पहले सेम होता था।